आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए तीन बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटेल के डाउनफॉल के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को। फाइनली मैं बात करूंगा इंडिया पे ट्रम्प के लगाए टेरिफ्स के इम्पैक्ट के बारे में। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है थर्सडे 20 फरवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। इंटेल कभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का लीडर माना जाता था। ये कोई मामूली चिप कंपनी नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा चिप कंपनी था। इंटेल प्रोसेसर्स दुनिया के ज्यादातर कंप्यूटर्स में थे। उसके x86 आर्किटेक्चर और आइकॉनिक इंटेल इनसाइड मार्केटिंग कैंपेन ने उसे एक लेजेंड बना दिया था। इंटेल के बिना ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल था। लेकिन आज वही कंपनी एक्विजिशन का टारगेट बन चुका है। जो कंपेटिटर्स पहले इंटेल से डरते थे, आज उसके टुकड़े खरीदने का प्लान बना रहे हैं। ये एक ऐसे कंपनी का मैसिव डाउनफॉल है जो कभी अनबीटेबल लगता था। तो सवाल ये है, इंटेल का डाउनफॉल क्यों हुआ? इंटेल का डिक्लाइन एक बड़ी गलती से नहीं, बल्कि बहुत सारे गलत डिसीजंस का रिजल्ट था। ये इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग या आईडीएम मॉडल से आया था, जिसमें वो अपने चिप्स खुद डिजाइन भी करता था और फैब्रिकेट भी। 90s के बाद नए कंपेटिटर्स जैसे AMD, क्वालकॉम और एप्पल ने फैबलेस मॉडल अडॉप्ट कर लिया, जिसमें वो सिर्फ चिप डिजाइन करते और फैब्रिकेशन TSMC जैसे कंपनीज को आउटसोर्स करते थे। इंटेल को लगा कि IDM बेस्ट स्ट्रैटेजी है। पहले ये एडवांटेज था, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स हुआ, ये इंटेल के लिए प्रॉब्लम बन गया। इसके बाद 2007 में एप्पल ने इंटेल से रिक्वेस्ट किया था कि वो आईफोन के लिए चिप बनाए। इंटेल ने मना कर दिया, लो प्रॉफिट मार्जिन्स का कारण देकर। ये पहली बड़ी गलती थी। एप्पल ने ब्रिटिश कंपनी ARM के चिप डिजाइन्स यूज किए और फैब्रिकेशन के लिए सैमसंग को अप्रोच किया। एप्पल की देखा देखी पूरा मोबाइल प्रोसेसर मार्केट ARM बेस्ड चिप्स पे शिफ्ट हो गया। जल्द ही क्वालकॉम, एप्पल और दूसरे कंपनीज एफिशिएंट मोबाइल प्रोसेसर्स बनाने लगे। इंटेल का एंट्री लेट था, उसके चिप्स मोबाइल एप्लीकेशंस में स्लो थे और 2016 में इंटेल ने पूरा स्मार्टफोन प्रोसेसर बिजनेस ही बंद कर। अगला प्रॉब्लम था 10 नैनोमीटर चिप्स के फैब्रिकेशन का क्राइसिस। इंटेल का सबसे बड़ा एज उनका फैब्रिकेशन यूनिट था। मोर्स लॉ फॉलो करते हुए हर 2 साल में ट्रांजिस्टर डेंसिटी डबल हो रही थी। लेकिन जब इंटेल को 10 नैनोमीटर चिप्स पे शिफ्ट करना था, तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैन्युफैक्चरिंग डिलेज, टेक्निकल फेलियर्स और पुअर एग्जीक्यूशन के कारण इंटेल पीछे छूटने लगा। इसका फायदा AMD ने उठा लिया। AMD के पास फैबलेस मॉडल था, जिसमें वो TSMC जैसे फाउंड्रीज से लेटेस्ट चिप फैब्रिकेशन करवाता था। AMD ने जल्द ही 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर चिप्स भी लॉन्च कर दिए, जब इंटेल अभी भी 10 नैनोमीटर पर ही अटका था। इस टाइम पे डेटा सेंटर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग का बूम चल रहा था। AMD ने EPYC सर्वर्स के साथ मार्केट ले लिया और इंटेल डेटा सेंटर्स और PC मार्केट में पीछे छूट गया। इसके बाद आया इंटेल का AI रेवोल्यूशन को समझने में डिले। 2020 के बाद AI का एक्सप्लोजन आया और इंटेल वहां भी पीछे रह गया। इंटेल जनरल पर्पस CPUs बनाता था, लेकिन AI के लिए स्पेशलाइज्ड GPUs और एक्सेलरेटर्स चाहिए थे। यहाँ एनवीडिया ने इंटेल को खत्म कर दिया। पहले एनवीडिया गेमिंग GPUs बना रहा था, फिर क्रिप्टो माइनिंग बूम में इसका डिमांड बढ़ा, लेकिन AI रेवोल्यूशन में इसका पूरा मार्केट भी चेंज हो गया। एनवीडिया के CUDA सॉफ्टवेयर और AI GPUs ने AI मार्केट में मोनोपोली बना ली। इंटेल के लेट AI हार्डवेयर बेट्स जैसे हबाना लैब्स का एक्विजिशन भी लेट हो गए। आज AI का पूरा फाउंडेशन एनवीडिया पे बेस्ड है और इंटेल एक आउटसाइडर बन चुका है। इतना सब होने के बाद इंटेल ने रियलाइज किया कि अब IDM मॉडल काम नहीं करेगा। पैट गेल्सिंगर की लीडरशिप में इंटेल ने TSMC जैसा फाउंड्री मॉडल अडॉप्ट करने का प्लान बनाया। मतलब सिर्फ अपनी चिप्स बनाने के बजाय दूसरी कंपनीज के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना। लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी डिले में चला गया। मार्केट तब तक AI रेवोल्यूशन पर शिफ्ट हो गया था और इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स इम्पेशेंट हो गए। चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के लिए बिलियंस इन्वेस्ट किए गए, लेकिन रिजल्ट स्लो थे। इंटेल के AI चिप्स कंपेटिटिव भी नहीं थे। पैट गेल्सिंगर को भी बोर्ड ने हटा दिया। अब इंटेल बिकने की सिचुएशन में आ गया है। बहुत सारे कंपनीज इसके टुकड़े अक्वायर करना चाहते हैं। ब्रॉडकॉम इंटेल के चिप डिजाइन और मार्केटिंग सेगमेंट को अक्वायर करना चाहता है। मतलब वो सिर्फ IP और ब्रांडिंग पावर लेगा, लेकिन चिप फैब्रिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। TSMC इंटेल के फैब्रिकेशन प्लांट में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो डायरेक्टली इंटेल को नहीं खरीदेगा,
बल्कि वो एक इन्वेस्टर ग्रुप बनाकर कंट्रोल लेने का प्लान कर रहा है। क्वालकॉम ने इंटेल को पूरी तरह अक्वायर करने में इंटरेस्ट दिखाया था सितंबर 2024 में। ये डील सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डील हो सकता है। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो इंटेल में 5% स्टेक इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। अगर इंटेल ये एक्सेप्ट करता है तो पूरे कंपनी को रिस्ट्रक्चर और रिवाइव करने का टाइम मिल सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंटेल इतने सारे प्रॉब्लम से उभर सकता है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लाइटनिंग स्पीड पे इवॉल्व हो रहा है, जहां एआई बूम, फैबलेस मॉडल का डोमिनेंस और टीएसएमसी जैसे फाउंड्रीज का पावर शिफ्ट मार्केट को लगातार बदल रहा है। इंटेल के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स और आर&डी है, लेकिन उसकी टाइमिंग और एग्जीक्यूशन में लगातार प्रॉब्लम्स आए हैं। लेकिन हिस्ट्री देखें तो ये इंडस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल है। 2008 में एएमडी बैंकरप्ट होने वाला था, लेकिन फैबलेस मॉडल अडॉप्ट करके वापस आया। 2000s में एनवीडिया एक छोटा कंपनी था, पर आज एआई मार्केट का लीडर है। तो क्या इंटेल भी टर्न अराउंड कर सकता है, या हम एक टेक्नोलॉजी जायंट का एंड देख रहे हैं? अगर इंटेल एक और गलती करता है तो शायद ये पूरी तरह से अक्वायर हो जाए, लेकिन अगर ये सही स्ट्रेटेजिक मूव्स ले तो कमबैक पॉसिबल है। अगले कुछ महीने इंटेल की कहानी का सबसे क्रूशियल फेज होगा। क्या ये बच सकेगा या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के हिस्ट्री का एक चैप्टर बन जाएगा? अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। सेंट्रल बैंकिंग सर्कल्स में आजकल एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है, और वो है क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये कोई नॉर्मल एनवायरमेंटल स्टोरी नहीं है, ये हार्ड नंबर्स और मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात है, जिसमें ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी टेंशन में आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट या बीआईएस के लेटेस्ट बुलेटिन से, जो बेसिकली सेंट्रल बैंक्स का सेंट्रल बैंक है। बीआईएस ने अमेरिका की 8 मेजर इकोनॉमीज का डेटा एनालाइज किया और एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकाला कि अलग अलग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट अलग होता है, लेकिन सबसे बड़ा इकोनॉमिक डैमेज ड्रॉट से होता है। ड्रॉट्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को डिसरप्ट करते हैं, जिसका इकोनॉमिक आउटपुट पर इम्पैक्ट 2 साल तक रहता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बुलेटिन में कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए गए हैं। 2024 में रियो ग्रांडे दो सोल में फ्लड आया था, जो ब्राजील के 12.7% एग्रीकल्चर और 8.4% मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट कर गया। हरिकेन हेलेने ने एक मेजर क्वार्ट्ज प्रोड्यूसर को डिसरप्ट कर दिया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन पे पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे लोकल क्लाइमेट डिजास्टर्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और बड़ा प्रॉब्लम इंश्योरेंस सेक्टर का है। बीआईएस के डेटा के मुताबिक इंश्योरेंस प्रीमियम्स जीडीपी का 0.7% से 3% तक होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ने के साथ प्रीमियम्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ इंश्योरर्स हाई रिस्क एरिया से कंप्लीटली एग्जिट कर रहे हैं, जो एक इंश्योरेंस गैप क्रिएट कर रहा है। ये गैप टोटल लॉसेस और इंश्योर्ड लॉसेस के बीच का डिफरेंस है, जो अब ग्लोबल लेवल्स पे 60% तक पहुंच गया है। अगर हम आर वर्ल्ड इन डेटा के रिपोर्ट्स देखें तो 1980s के बाद नेचुरल डिजास्टर्स के केसेस में बड़ा जंप दिखता है। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 1970 के बाद डिजास्टर्स 4 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन EMDAT यानी इमरजेंसी इवेंट्स डेटाबेस के मुताबिक ज्यादा केसेस बढ़ने का एक कारण इंप्रूव डेटा कलेक्शन भी है। 1973 के पहले तो ऐसे डिजास्टर सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड भी नहीं होते थे। 1980s और 90s में टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट और डिजास्टर ट्रैकिंग सिस्टम्स इंप्रूव हुए, जिस वजह से छोटे इवेंट्स भी रिपोर्ट होने लगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज डिजास्टर्स नहीं बढ़ा रहा, बस हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखने का तरीका सही होना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना हो सकता है, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिस्ट जॉर्ज बॉक्स का एक फेमस कोट है, ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग बट सम आर यूजफुल। क्लाइमेट चेंज के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के डिफरेंट मॉडल्स अलग अलग प्रेडिक्शंस देते हैं। 1% टेम्परेचर बढ़ने से कुछ मॉडल्स कहते हैं कि सिर्फ 1% जीडीपी लॉस होगा, वहीं दूसरे मॉडल्स के मुताबिक ये लॉस 25% तक पहुंच सकता है। दोनों में बहुत बड़ा गैप है, जो दिखाता है कि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी को कई तरीकों से हिट करता है। एक्सट्रीम हीट से लेबर प्रोडक्टिविटी गिरता है, लोग एक्सट्रीम गर्मी में काम इफेक्टिवली नहीं कर पाते। फ्लड्स और स्टॉर्म्स फिजिकल कैपिटल को डिस्ट्रॉय करते हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स, पावर प्लांट्स सब वल्नरेबल होते हैं। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिरता है तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, एनर्जी कॉस्ट एक्सट्रीम वेदर में बढ़ जाते हैं, हीट वेव्स और कोल्ड स्पेल्स दोनों प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेवल इफेक्ट वर्सेस ग्रोथ इफेक्ट।
अगर क्लाइमेट शॉक्स सिर्फ लेवल इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक बार जीडीपी गिरता है, लेकिन फिर ग्रोथ रेट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ये ग्रोथ इफेक्ट क्रिएट करता है तो इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट परमानेंटली कम हो सकता है, जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज के मामले में इंडिया एक यूनिक केस स्टडी है। आरबीआई ने क्लाइमेट चेंज और फूड प्राइसेस के बीच का एक लिंक एस्टैब्लिश किया है। 2023-24 में एल नीनो की वजह से इंडिया में एक्सट्रीम हीट और पुअर मॉनसून दोनों है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को नुकसान हुआ। इसका रिजल्ट फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। और याद रखिए कि इंडिया के लिए फूड इन्फ्लेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं, एक ह्यूमन क्राइसिस है। आरबीआई के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस और भी शॉकिंग है। अगर कोई क्लाइमेट मिटिगेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती तो 2050 तक इंडिया का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट 9% तक गिर सकता है। इन्फ्लेशन ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा और सेंट्रल बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट रखना पड़ेगा। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर राजेश्वर राव ने एक स्पीच में क्लाइमेट चेंज को फाइनेंशियल रिस्क कैटेगरी से अलग बताया। नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क जैसे बैंक फेलियर्स, मार्केट क्रैशेस में डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरे इंडस्ट्रीज और रीजन्स पर एक साथ असर कर सकता है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को और बढ़ाता है। पुअर हाउसहोल्ड्स और स्मॉल बिजनेसेस के पास अडॉप्ट करने के रिसोर्सेज नहीं होते। ये लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काम करते हैं, जो क्लाइमेट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है। ये पॉवर्टी ट्रैप्स क्रिएट कर सकता है, जिसमें एक बार गरीबी बढ़ने लगे तो वो एक सेल्फ सस्टेनिंग फीडबैक लूप बन जाता है। अब तक क्लाइमेट चेंज एक एनवायरमेंटल इशू माना जाता था, लेकिन अब सेंट्रल बैंक्स इसे एक कोर इकोनॉमिक रिस्क की तरह देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हायर इन्फ्लेशन और लोअर ग्रोथ रेट का कॉम्बिनेशन ला सकता है, जो स्टैगफ्लेशनरी बायस क्रिएट करेगा। सेंट्रल बैंक्स को लॉन्गर टर्म हाई इंटरेस्ट रेट्स रखने पड़ सकते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्लो करेगा। ये एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। सवाल सिर्फ ये है, ये इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा और हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब चलते हैं हमारी आखिरी स्टोरी पर। पिछले कुछ हफ्तों से हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका के नए टैरिफ्स ग्लोबल ट्रेड बैलेंस को हिला सकता है। आज हम एक स्पेसिफिक टैरिफ का एनालिसिस करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक नया 25% टैरिफ अनाउंस किया है, जो इंपोर्टेड स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर लगेगा। ये पहली बार नहीं है। 2018 में भी ट्रंप ने ऐसे ही टैरिफ्स लगाए थे, स्टील इंपोर्ट्स पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10%। इससे पूरी दुनिया में केओस फैल गया था। अलग अलग कंट्रीज ने रिटेलिएट किया, बिजनेसेस ने अपने सप्लाई चेन्स रीस्ट्रक्चर किए और ट्रेड डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे। बाइडेन ने अपने प्रेसिडेंसी में कुछ टैरिफ्स कम किए थे, जैसे जुलाई 2023 में यूएस ने इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर लगा टैरिफ हटा दिया था। लेकिन अब ये टैरिफ्स वापस आ गए हैं और एल्यूमिनियम के लिए तो ये पहले से भी ज्यादा हाई हो गया है। तो इससे इंडिया के लिए क्या बदलेगा, ये बताना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इंडिया का डायरेक्ट एक्सपोर्ट यूएस में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये टैरिफ्स का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। केयर रेटिंग के नए रिपोर्ट ने इसके इफेक्ट को एनालाइज किया है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले इंडिया के स्टील इंडस्ट्री पर पड़ने वाला इम्पैक्ट को समझते हैं। चाइना के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। पिछले 10 सालों में इंडिया का स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी 4.6% सीएजीआर से बढ़ा है, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन 6.3% सीएजीआर के साथ और भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में ये गैप और बड़ा हो गया। स्टील कंजम्पशन 8% सीएजीआर से बढ़ा, जबकि प्रोडक्शन सिर्फ 3% सीएजीआर से। इसका रिजल्ट इंडिया नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बन गया है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड काफी कम है। 2024 में इंडिया के टोटल स्टील एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 4% यूएस जा रहा था, मतलब 6.3 मिलियन टन्स, जो ग्लोबल स्टील ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि अमेरिका के नए टैरिफ्स इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करेंगे? ये बताना इतना आसान नहीं है। ग्लोबल स्टील प्राइसेस ऑलरेडी गिर रहे हैं। यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन और सबसे ज्यादा चाइना में स्टील की डिमांड गिर रही है, लेकिन चाइना फिर भी रिकॉर्ड लेवल्स पे स्टील बना रहा है। और ये एक्स्ट्रा स्टील कहाँ जा रहा है? 2024 में चाइना ने 90 to 95 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया, जो 2022 के 65 मिलियन टन से काफी ज्यादा है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन बूम चल रहा है और स्टील की डिमांड हाई है। चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया।
इंडिया के टोटल स्टील इंपोर्ट्स का 43% सीधा चाइना से आता है और वियतनाम के थ्रू इनडायरेक्टली और भी ज्यादा। इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टील मेकर्स पर पड़ा है। FY24 में इंपोर्ट्स 38% बढ़ गए और FY25 के पहले 10 महीनों में और 20% बढ़ गए। वहीं एक्सपोर्ट्स 29% गिर गए हैं। अब जब यूएस ने स्टील पर नए टैरिफ्स लगा दिए हैं तो ग्लोबल डिमांड और गिर सकती है। चाइना और दूसरे एक्सपोर्टर्स इंडिया को एक अट्रैक्टिव मार्केट मान सकते हैं और एग्रेसिवली इंडिया में अपना चीप स्टील बेचने की कोशिश करेंगे। इससे इंडियन स्टील कंपनीज पर और प्रेशर बढ़ सकता है। अब समझते हैं कि इंडिया के एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का क्या होगा। स्टील के कंपैरिजन में इंडिया की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ज्यादा वल्नरेबल है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। चाइना के बाद हम काफी पीछे हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट में हमारा 6% शेयर है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्टील के मुकाबले एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स इंडिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया अपने एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का 40% एक्सपोर्ट करता है। यूएस मार्केट इंडिया के एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स का 6 to 8% कंज्यूम करता है। इस वजह से नए यूएस टैरिफ्स का इम्पैक्ट एल्यूमिनियम सेक्टर पे स्टील से ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडिया के टोटल एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स में यूएस का शेयर सिर्फ 0.16 मिलियन टन पर एनम है। इंडिया के पास एक बड़ा एडवांटेज है और वो है हाई क्वालिटी बॉक्साइट रिजर्व्स, जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन इंडिया को यूएस टैरिफ्स के अगेंस्ट कुशन दे सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इंडिया पर इन टैरिफ्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सरफेस पे देखें तो लगता है कि ये टैरिफ्स इंडिया की स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बुरी खबर है, लेकिन ट्रेड डायनामिक्स इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। स्टील और एल्यूमिनियम बल्कि कमोडिटीज है, इनका शिपिंग कॉस्ट हाई होता है। यूएस को ज्यादातर स्टील और एल्यूमिनियम अपने नेबर्स कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील से मिलता है। इस वजह से यूएस इंडिया के लिए एक छोटा मार्केट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया पे कोई असर नहीं होगा। स्टील सेक्टर पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। यूएस मार्केट क्लोज होने से ग्लोबल डिमांड और गिर सकती है और इंडिया में चीप इंपोर्ट्स का प्रेशर और बढ़ सकता है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ज्यादा वल्नरेबल है, लेकिन लो कॉस्ट प्रोडक्शन एडवांटेज थोड़ा कुशन दे सकता है। ग्लोबल ट्रेड कॉम्प्लेक्स है और ये टैरिफ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स के थ्रू इंडिया पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। इंडिया की स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ऑलरेडी फॉरेन कंपटीशन फेस कर रही है और ट्रम्प का ये नया मूव सिचुएशन और टफ बना सकता है। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, आरबीआई के 25 बेसिस पॉइंट्स के रेपो रेट कट के बावजूद कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में 1.8 लाख करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी डेफिसिट है। फरवरी में कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बीच का यील्ड स्प्रेड 25 बीपीएस से वाइडन हो गया, जो कॉर्पोरेट डेट इंश्योरेंस बढ़ाने के वजह से हुआ। 5 ईयर AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड अब 7.46% है, जबकि 10 ईयर यील्ड 7.3% पर है, जिसकी वजह से यील्ड कर्व इन्वर्टेड हो गया है। दूसरा, इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स यूएस से जनवरी में 2,18,400 बीपीडी तक पहुंच गए, जो दिसंबर में 70,600 बीपीडी से काफी ज्यादा है। इस वजह से यूएस अब इंडिया का 5वां सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। दूसरी तरफ रशिया से इंपोर्ट्स 4.3% बढ़कर 1.58 मिलियन बीपीडी हो गए, लेकिन सैंक्शंस की वजह से आगे चलकर ये कम हो सकते हैं। मिडिल ईस्टर्न क्रूड में भी 6.5% का सर्ज देखने को मिला, जो 2.7 मिलियन बीपीडी तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट्स में मिडिल ईस्ट का शेयर 53% के साथ 27 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। फाइनली, इंडिया का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट Q3 FY25 में गिरकर 6.4% हो गया। Q3 FY24 में 6.5% था। ये NSSO सर्वे के मुताबिक है। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सुधार देखने को मिला, जो 8.6% से गिरकर 8.1% हो गया, जबकि मेल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये 5.8% पर बना रहा। ये सर्वे रोटेशनल पैनल मेथड के जरिए 45,074 हाउसहोल्ड्स और 1,70,487 इंडिविजुअल्स कवर करके कंडक्ट किया गया था। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।